कब से सीने पे घाव बना हुआ था। अच्छा हुआ मार दिया। सुनो, इससे पहले पुलिस को खबर मिले शहर छोड़ के बाहर निकल लेते हैं। क्या बोलते हो? क्या बोलते हो छोटे? निकलो भाई। चल निकल फिर। आइए। अरे जरा संभाल के, ये जो है ना थोड़ा सा बस ये दिक्कत है यहाँ पे, बाकी हमारी लॉज में कोई दिक्कत नहीं है। कैसे जो भी आदमी यहाँ आता है वो यहीं रुकता है आके, क्योंकि ये एकदम गंगा घाट के किनारे है हमारी लॉज, और बाकी किसी भी होटल या दूसरे लॉज से बहुत बढ़िया है एकदम। अरे दरवाजा कैसे खुला हुआ है? आइए सर, आइए। देखिए कितना साफ सुंदर रूम है, और यहाँ पे पास में ही गंगा किनारा भी है, और यहाँ से जब आप बाहर जाएंगे तो सारी चीजें आराम से मिल जाती हैं आसानी से। ओह माय गॉड! ओह, यहाँ किसी की लाश है यार। चलो चलो यार, चलो लेट्स गो। सूरत तो पहचानने लायक नहीं छोड़ी इसकी, बड़ी बेरहमी से मारा है इसे। सर, कपड़ों से तो ये सिक्योरिटी गार्ड लगता है। पता करो कि कौन है और कौन सी एजेंसी के लिए काम करता था। और हाँ, ये फिंगरप्रिंट्स ले लेना, और इस मर्डर वेपन को भी फॉरेंसिक लैब भेज दो, ठीक है? शायद तो फिंगरप्रिंट्स मिल जाए। ओके सर। ले जाओ। नमस्कार, मैं पूजा गौर सावधान इंडिया यूपी फाइट्स बैक में आप सबका स्वागत करती हूँ। कोई भी क्राइम जब प्लान्ड होता है तो उसे अंजाम देने वाला अपराधी बहुत ही शातिर तरीके से साजिश रचता है। उसकी पूरी कोशिश रहती है कि कानून उस साजिश के सिरे तक ना पहुंच सके। एक ऐसी ही कोशिश, एक ऐसी ही साजिश उत्तर प्रदेश की औद्योगिक नगरी कानपुर में रची गई। अपराधी ने अपना काम कर दिया था। कानपुर से करीब 20 किलोमीटर दूर एक कॉटेज के भीतर एक लाश पाई गई। इस ब्रूटल मर्डर को अंजाम देने वाले कातिल ने शव का चेहरा पूरी तरह से बिगाड़ दिया था ताकि उसकी शिनाख्त ना हो सके। अब सवाल ये था कि आखिर ये लाश किसकी थी, किसने उसे मारा था और क्यों? यकीन मानिए, कानपुर में हुए इस सनसनीखेज मर्डर की एक एक परतें जब आपके सामने खुलेंगी तो आप हैरान रह जाएंगे। सर, पिछले एक हफ्ते से ये जगह बंद पड़ी है और यहाँ कोई आया गया भी नहीं। हाँ, 2-3 लोग जरूर आए थे देखने के लिए, मगर उनमें से यहाँ कोई नहीं रुका। तो जो भी अंदर आया वो ताला तोड़ के अंदर आया, ये कहना चाहते हैं ना? हो सकता है सर। नहीं हो सकता, क्योंकि आने जाने के सारे दरवाजे हमने चेक कर लिए। लॉज के मैनेजर से काफी पूछताछ करने के बाद पुलिस टीम को यह यकीन हो गया कि लाश रविंदर की ही है। क्योंकि मैनेजर के कहे अनुसार रविंदर की गर्दन पर वही सन का टैटू था जो लाश के गर्दन पर पाया गया है। और रविंदर, ये क्या है? ऐसे ड्यूटी करते हैं? ये शर्ट के बटन बंद करो अपने। ड्यूटी का मेरे बटन के खुले होने से क्या लेना देना? सिक्योरिटी में नौकरी करते हो, कोई गुंडे मवाली नहीं हो। अगर ये ऐसे ही शर्ट के बटन खोल के ड्यूटी करनी है ना, तो अभी इसी वक्त नौकरी छोड़ के चले जाओ। अच्छा, भड़कते क्यों हो साहब? लो बंद कर लेता हूँ, मैं लगा लेता हूँ। ये लो। अब ठीक है, और नौकरी कायदे से करो वरना निकाल के बाहर कर दूंगा। जी सर। सर, हम चौहान, सिक्योरिटी ऑफिसर, यहाँ हमारी एजेंसी की सिक्योरिटी काम करती है सर। आइए। सर, ये रविंदर ही है। आप इतना यकीन से कैसे कह सकते हैं? शक्ल तो इसकी पहचान में नहीं आ रही है। सर, हमारे यहाँ हर सिक्योरिटी वाले की वर्दी पर एक नंबर होता है। सर, रविंदर का नंबर था 112। सर, ये देखिए 112। और सर, ये टैटू, सर ये रविंदर ही है। हाँ। किसी से कोई दुश्मनी वगैरह थी इसकी? सर, इसके बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं जानते। सर, अभी 1 महीने पहले ही जॉब पे आया था, और सर कल ही इसने फोन करके कहा था कि ये 2-3 दिन ड्यूटी पे नहीं आएगा। ठीक है, इसका पूरा एड्रेस, और अगर इसकी कोई जान पहचान वाला है तो उसका कॉन्टैक्ट नंबर सब चाहिए। और हाँ, नौकरी पर रखने से पहले
आपने इसकी पूरी जानकारी ली थी? जी सर, ऑफिस के रजिस्टर में सब कुछ है सर। ठीक है। ए, इधर आओ। ये सुखीराम का घर कहाँ पड़ेगा? ये वाला है? चलो। अरे साहब आप लोग? रविंदर। रविंदर मिल गया? आप रविंदर के पिता हैं? हाँ पिता हूँ। रविंदर मिल गया साहब? आपने कुछ दिन पहले रविंदर की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई थी। हाँ साहब लिखवाई थी। देखिए ना, बिना बताए न जाने कहाँ चला गया है। अपने बाप का भी ख्याल नहीं किया उसने। न जाने कहाँ होगा मेरा बेटा। चलिए हमारे साथ। लेकिन कहाँ? आप चलिए, हम बताते हैं। लेकिन सर कहाँ? बात क्या है सर? रविंदर मिल गया क्या? आइए 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 आइए, आप बताते हैं। एक मिनट। पर कहाँ लिए जा रहे हैं आप मुझे? अभी साहब बताइए तो सही, कुछ कहाँ लेके जा रहे हैं? आइए सुखराम जी, अंदर चलते हैं। सर मैंने पहले भी बताया ना आपसे, मैं वहां क्यों जाऊं सर? मैंने कहा ना, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। मेरा बेटा जो है वो बाहर गया हो, वो यहाँ कैसे हो सकता है? देखिए सुखीराम जी, हम भी यही कह रहे हैं। अब एक बार शिनाख्त करने में क्या जाता है? देखिए साहब, ये मुर्दा घर में जाना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। चलिए एक बार चलते हैं ना, देख लीजिए। आइए। अरे चलिए तो सही, आइए। आप तो समझाइए इनको। हाँ हाँ आइए आइए आइए, अंदर चलते हैं। आइए आइए, चलिए चलिए। लेकिन साहब, ये मेरा बेटा तो बाहर गया हुआ है, वो मर नहीं सकता। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ उसके बारे में। फिर भी एक बार लाश देख लीजिए आप। आइए। अजीब बात है। कैसे हो गया ये? उठो। शुक्ला, इन्हें बाहर लेके जाओ। डॉक्टर, यस सर। बॉडी की आइडेंटिफिकेशन के लिए टैग पर लिखना रविंदर सन ऑफ सुखीराम। ओके। और हाँ शुक्ला, बॉडी से फिंगरप्रिंट्स ले लो। जी सर। हवलदार, गाड़ी निकलो आप। हमें मर्डर की जगह पे जाना है और वहां कुछ पूछताछ करनी है। चलो। क्यों, पानी बनाता है या यहाँ वहाँ नजर भी रखता है? अरे साहब, काम से फुर्सत नहीं मिलती तो मैं इधर उधर कहाँ देखूंगा। अच्छा बेटा, पुलिस वाले को बेवकूफ़ बना रहा है। अगर पुलिस वाले को बनाएगा ना तो जिंदगी भर पान बनाने लायक नहीं रहेगा, समझा ना? चल अब फटाफट बता, दिखाओ। इसे देखा है कहीं? साहब, धंधे की कसम, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। उस रात पास वाले मोड़ से चिल्लाने की आवाज आई। मैंने वहां जाकर देखा तो कुछ बदमाश इसे मार रहे थे साहब। हाँ साहब। ठंडा लिया। भैया मुझे बचा लो, और नहीं देंगे मुझे मार डालेंगे। भैया मैं इस लफड़े में नहीं पढ़ना चाहता भैया। अरे भाई ना तू भैया, मैं लफड़े में नहीं पढ़ना चाहता। अरे भाग भैया, अच्छा, अब तो भाग गया वहां से, हैं? बचाया क्यों नहीं उसे? मैं डर गया था क्योंकि वो बदमाश टाइप के थे और इसीलिए मैं वहां से भाग गया। चल ठीक है, हुलिया बता उनका। वो 3 लोग थे। उसमें एक लंबा सा था और एक नाटा सा। उसके दाढ़ी मूंछ थी और सफेद बाल भी थे, और एक हट्टा कट्टा सा था। देखिए, जवान बेटा खोया है आपने। आपका दर्द हम समझ सकते हैं,
मैं जानता हूं कि इस समय आप बात करने की हालत में नहीं है, पर आपके बेटे के बारे में हमें आपसे कुछ जानकारी चाहिए। जी, आप आखिरी बार अपने बेटे से कब मिले थे? 8-10 दिन पहले की बात है साहब। वो दिहाड़ी मजदूरी किया करता था। मजदूरी करके जब वो वापस आया, उस रात उसे देर हो गई थी। अरे बात क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी तो आया है और अभी जाने की सोच रहा है। खाना तो खा ले कम से कम। टाइम नहीं है, किसी से मिलने जाना है। अगर देर हो गई तो मौका हाथ से निकल जाएगा। अब एक काम करो, ये कुछ पैसे रखो। अरे ये तो ठीक है, पर जा कहाँ रहा है? बैग पैक करके कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। आगे बताता हूँ ना सब। अगर ये सब मुझे पता होता कि वो आखिरी बार जा रहा है, कभी लौटेगा ही नहीं, तो हम उसे जाने ही नहीं देते साहब। कभी जाने नहीं देता। कोई गलत संगत या गलत आदत थी उसे? साहब, गलतियां किससे नहीं होती। 6 महीने पहले उससे भी गलती हुई थी, लेकिन उसके बाद वो बिल्कुल बदल गया था। दिन में दिहाड़ी मजदूरी करता और रात में वॉचमैनी करके घर में पैसे लेके आता था। उन्हीं पैसे से इस बूढ़े को पालता था वो। अब क्या होगा इस बूढ़े का? हे भगवान। देखिए, आप चिंता मत करिए, आपका बेटा ड्यूटी करते हुए मरा है। हम आपको 1-2 लाख का हर्जाना दिलवा देंगे। नहीं सर, जब बेटा ही चला गया तो हम मुआवजा हर्जाना लेके क्या करेंगे साहब? कुछ नहीं चाहिए हमें। मैं समझ सकता हूं, लेकिन पैसे के बिना जीना भी तो मुश्किल है। वैसे उस रात आपका बेटा किससे मिलने गया था? कुछ बताया था उसने आपसे? नहीं पता साहब, कुछ नहीं पता। देखिए, जिस दिन रविंदर का मर्डर हुआ था, उस रात सड़क पर 3 लोगों ने उसे बहुत ही बेरहमी से मारा था। क्या आप इन तीनों के बारे में कुछ जानते हैं? 3 आदमी? हाँ, 3 आदमी। उनमें से एक लंबा चौड़ा था, एक आदमी की काली मूछ और कुछ सफेद बाल थे, और हाँ, तीसरा आदमी भी कुछ हट्टा कट्टा किस्म का था। बिल्कुल सही कहा साहब, उन्हीं लोगों ने मारा होगा मेरे बेटे को। उन्हीं लोगों ने मारा होगा। कौन थे तीनों? ये मेरठ के रहने वाले हैं साहब। दलजीत, पुनीत और रणजीत। आपके बेटे से उनकी दुश्मनी क्या थी? ये तो नहीं पता साहब, लेकिन आज से 1 साल पहले मेरे बेटे पर अपनी बहन के साथ जोर जबरदस्ती करने के आरोप में उसे जेल भिजवाया था। झूठा केस लगाया था उन लोगों ने मेरे बेटे पे। अच्छा, रविंदर जेल से कब छूटा? 6 महीने पहले। 6 महीने पहले उसे जमानत मिल गई थी, लेकिन अदालत में ही उन तीनों ने कसम खाई थी कि वो मेरे बेटे को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, और उन्हीं लोगों ने मारा है उसे। साहब, मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाइए, कड़ी से कड़ी सजा दिलाइए, ताकि कोई फिर से इतनी बड़ी हिमाकत नहीं कर पाएगा। पुलिस की शुरुआती तफ्तीश के दौरान ये केस धीरे धीरे आकार ले रहा था। इस हत्या से जुड़ी परतें आहिस्ता आहिस्ता खुल रही थी। रविंद्र के पिता के खुलासे के मुताबिक 3 लोग रविंद्र की जान के बड़े दुश्मन बने बैठे थे। रविंद्र एक केस का भी आरोपी था, लेकिन उसका जुर्म अभी तक साबित नहीं हुआ था। उसके बावजूद पीड़ित महिला के तीनों भाई उसे मुजरिम मानकर खुद ही सजा देने पर उतारू थे। आखिर रविंद्र और रेप की इस उलझी हुई गुत्थी के पीछे का सच क्या था? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए कानपुर पुलिस सीधे मेरठ जा पहुंची, जहां पर इस केस के 3 मुख्य आरोपी रहते थे। क्या नाम है तेरा? क्या हुआ? अबे नाम बोलना। रंजीत। कौन है? अबे पुलिस है, दिखता नहीं क्या? आजकल खाकी वर्दी पहन के बहरूपी भी अपने आप को पुलिस वाला कहते हैं। ज्यादा बोल मत, हाँ? चुपचाप थाने छोड़ देना। चल। कहाँ ले जा रहे हो मेरे भाइयों को? खाकी वर्दी क्या पहन ली है, जिसको मर्जी उठा लोगे? एक कंटाप मारूंगी ना तो
सारी पुलिसगिरी यहीं निकल जाएगी। कोई भी घर में घुसा तो सबको मारूंगा पकड़ करके। दोबारा अगर इस जबान में बात की ना, हैं, तो जो ट्रक तुम लोग चलाते हो उसी में नंगा बांध के घसीटूंगा तुम लोगों को। सारी हेकड़ी भूल जाओगे। साहब, मैं आपको कब से कह रहा हूँ कि हमने उसको नहीं मारा है, आप सुनते ही नहीं है। तो जिस लॉज में रविंदर की लाश मिली है, तुम लोग वहां क्या कर रहे थे? किसने बताया कि हम उस लॉज में थे? हाँ, क्या सबूत है आपके पास? उस लॉज के रजिस्टर में तुम लोगों की कोई एंट्री नहीं है और ना ही तुम लोगों ने कोई बुकिंग कराई थी, फिर भी तुम लोग वहां घुस गए, वो भी चाबी के साथ। हैं? देखिए साहब, ऐसा है कि हमें तो ये लगता है किसी की बनाई हुई नौटंकी है। और फिर साहब आपके पास सबूत क्या है? हाँ, क्या सबूत की बात करता है? तुम लोगों के बटुए से उस लॉज की चाबी मिली है। वो चाबी उस लॉज की नहीं होगी, वो मेरे ट्रक की चाबी होगी। आप चेक करवाइए। अच्छा, हाँ, ये कॉटेज की चाबी अभी चेक करके आ रहा हूँ। तो इसी चाबी से तुम लोग लॉज के अंदर घुसे थे। साहब, आप हमें फंसा रहे हैं। किसी और की चाबी हमारे बटुए में रख के हमें फंसा रहे हैं आप। अच्छा, उस लॉज के बाहर एक पान वाला है, वो भी एक गवाह है। उस रात जब तुम लोगों ने उसे रॉड से मारा था ना, उसने अपनी आंखों से देखा है। हाँ साहब, हम लोगों ने उसे मारा था, पक्का मारा था। भाग गया। भागा नहीं, भगाया तुम लोगों ने, ताकि पूरी प्लानिंग के साथ उसे मार सको और किसी को पता भी ना चले। और हाँ, तुम लोगों ने उसे कोर्ट में जान से मारने की धमकी भी दी थी ना। उसके बाप की और कोर्ट के बाकी लोगों की गवाही है मेरे पास, समझ गए? हाँ साहब, धमकी दी थी उसे, मौका मिलता तो मार भी देते, और मारा नहीं है उसे, बच गए। ठीक है, सबूत भी मिल जाएंगे। तुम लोगों ने जिस रॉड से रविंद्र को मारा था ना, उस रॉड के फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट आने वाली है। एक बार वो रिपोर्ट मिल जाए, तुम सब लंबे अंदर जाओगे, समझ गए ना? इसकी नौबत नहीं आएगी साहब। उस रॉड पर हमारी उंगलियों के निशान नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमने उसे नहीं मारा। क्यों बे? तूने क्या निशान मिटा दिए थे, हैं? और सुन, कपड़े से पोंछने से निशान नहीं मिटते, समझ गया लंगूर? ले जाओ इन्हें। चलना। पुलिस को ये ओपन एंड शट केस लग रहा था। उन्हें पूरा यकीन था कि जिस हथियार से हत्या हुई है, उस पर सपनप्रीत के तीनों भाइयों में से किसी की फिंगरप्रिंट्स जरूर मिल जाएगी। लोकल मीडिया में भी इस हत्याकांड को सुर्खियां मिल गई थी। सुखीराम को उसके बेटे को खोने का बहुत दुख था, लेकिन उसकी मौत के साथ ही उस पर लगे रेप केस को भी बंद कर दिया गया था। इंस्पेक्टर पाठक की पहल से सुखीराम को मिलने वाले हर्जाने की कार्यवाही भी शुरू हो चुकी थी। रविंद्र के हत्यारों के खिलाफ कोई सबूत मिले या फिर सुखीराम को उसकी मौत का हर्जाना मिले, उससे पहले ही इस केस में एक नया मोड़ आ चुका था। इंस्पेक्टर साहब, जो मरा है वो रविंद्र नहीं, मेरा बेटा सूरज है। क्या? हाँ इंस्पेक्टर साहब, मेरा बेटा सूरज था। देखिए माँ जी, वो रविंदर ही था। उसके पिता ने खुद उसकी पहचान की। नहीं इंस्पेक्टर साहब, वो मेरा बेटा सूरज था। कल अखबार में मैंने जब उसकी लाश की फोटो देखी ना, तभी मैंने उसे पहचान लिया था। इंस्पेक्टर साहब, वो मेरा बेटा सूरज है। एक हफ्ते से वो गायब था। आपने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई थी? हाँ इंस्पेक्टर साहब, लखनऊ थाने में लिखवाई थी। इंस्पेक्टर साहब, आपने उसकी मौत का हर्जाना भी किसी दूसरे आदमी को दे दिया। ये मेरा हक का पैसा था इंस्पेक्टर साहब, ये पैसा मुझे मिलना चाहिए था। आप सिर्फ हर्जाना लेने के लिए किसी और के बेटे को अपना बेटा बता रही हैं? चलिए जाइए यहाँ से। नहीं इंस्पेक्टर साहब, जाइए यहाँ से। नहीं जाऊंगी मैं। हवलदार, मैंने अपना जवान बेटा खोया इंस्पेक्टर साहब, मैं उसके हक का पैसा किसी और को हड़पने नहीं दूंगी। जज साहब, जिस हथियार से रविंदर का खून हुआ है, उस पर मेरे क्लाइंट्स पुनीत, दलजीत और रंजीत, इन तीनों के उंगलियों के निशान नहीं है। पुलिस तो अपने थ्योरी के आधार पर ही दोषी मानती है, इसलिए अदालत से मेरी विनती है कि वो मेरे तीनों क्लाइंट्स की जमानत मंजूर करें। ये अदालत दलजीत, पुनीत और रंजीत की जमानत मंजूर करती है। साथ ही उन्हें हिदायत देती है कि बिना अदालत की मंजूरी के ये शहर छोड़कर कहीं न जाए। द कोर्ट इज एडजर्न्ड।
हवलदार, बाहर जो औरत बैठी है उसको अंदर लेके आओ। ओके सर। सुनिए, आपको बड़े साहब ने अंदर बुलाया। साहब, जिस रात मेरे बेटे का मर्डर हुआ था उसके एक दिन पहले ही वो गायब हुआ था। उसके गले में सूरज का चित्र बना था साहब। इंस्पेक्टर साहब, ये मेरा बेटा सूरज ही है साहब। आपका बेटा इस रविंदर को जानता था क्या? हाँ साहब, पिछले साल मारपीट के इल्जाम में लखनऊ जेल में बंद था, तब मिला था उसे ये रविंदर। हाँ सर, आपको फैक्स मिल गया। ठीक है, फिंगरप्रिंट्स मैच करके देख लीजिए, और हाँ, जो भी रिपोर्ट आए तुरंत हमें खबर कीजिए। कैदी का नाम है रविंदर, सन ऑफ सुखीराम, और ये पिछले साल मार्च के महीने में आपके लखनऊ की जेल में बंद था। ओके सर। या अरे सर, आप लोग आइए सर, आइए 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 आइए, बैठिए। मैं आप लोगों के लिए पानी लेके आता हूं। बैठिए। ये लीजिए सर, पीछे। सुखीराम जी, आपके हरजाने की रकम आ गई है, ये लीजिए। नहीं सर, जब बेटा ही खो दिया मैंने तो ये धन दौलत लेके क्या करूंगा मैं? नहीं चाहिए मुझे। अरे रख लीजिए सुखीराम जी, जरूरत पड़ेगी आपको। बेटा तो अब रहा नहीं, और फिर इस बुढ़ापे में कहां दर दर की ठोकरें खाते फिरेंगे, हैं? लीजिए, रख लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अरे अरे बस 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 सुखीराम जी, बस। आपने सामान बांध रखा है, कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ साहब, सुना है वो तीनों जमानत में जेल से बाहर आ गए। मुझे बहुत डर लग रहा है कहीं वो मुझे भी न मार डाले। देखिए, आप चिंता मत करिए, हम आपको सुरक्षा देंगे, ठीक है? आपने इतना कर दिया साहब, यही बहुत है मेरे लिए। बहुत मेहरबानी। वैसे आप जा कहाँ रहे हैं? मैं लखनऊ जा रहा हूँ साहब। लखनऊ? हाँ, जब रविंदर जेल में था तो मैं लखनऊ में ही रहता था। अच्छा साहब, बहुत बहुत मेहरबानी है आपकी, आप लोगों ने मेरी मदद की। देखिए सुखीराम जी, कभी भी कोई तकलीफ हो या अगर वो तीनों भाई आपको फिर से परेशान करें तो आप हमें फोन कर दीजिएगा, ठीक है? जी। अच्छा, चलूं मैं? अच्छा। सर, आपने जो फिंगरप्रिंट्स भेजे हैं हमारे यहाँ के कैदी रविंदर के फिंगरप्रिंट से बिल्कुल मैच नहीं कर रहे। क्या तुम्हें पूरा यकीन है? हाँ सर, हमारे यहाँ रिकॉर्ड में रविंदर के फिंगरप्रिंट्स बिल्कुल अलग है। अच्छा, वो पिछले साल मार्च के टाइम पे आपकी जेल में कैदी था ना, सूरज भारद्वाज, उसके फिंगरप्रिंट्स इस फिंगरप्रिंट से मैच करके देखो। ओके सर। अबे, यहाँ ताला लगा हुआ है। भाई मुझे तो लगता है ये बुड्ढा किसी और से ताला लगवा के ना अंदर बैठा होगा। ताला तोड़, ताला तोड़, ताला तोड़। डर मत। मार या। चल चल, मार मार, चल। कौन? चल 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 चल। देख देख देख, अंदर देख, अंदर देख, अंदर देख, अंदर देख। तू देख उधर, बुड्ढे को कहीं जाने नहीं देना है। पानी
लगता है मूर्ख बना के निकला है। चल 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 पकड़ते उसको। एक मिनट भाई, रुको रुको। आप लखनऊ की तरफ जा रहे हैं? हाँ चल रहे हैं। तो भैया हमको भी साथ ले लेना, जो बोलोगे वो दूंगा। बैठिए। अच्छा अच्छा, रोको रोको भैया रोको। चाचा इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? अरे भैया क्या बताएं यार, 3 बदमाश मेरे पीछे पड़े हुए हैं। बहुत ही खतरनाक गुंडे हैं वो। उन लोगों ने मेरे बेटे को भी मार दिया। उसी के डर से मैं भाग रहा हूँ। भैया किसी तरह हमको लखनऊ छोड़ दो भैया, बड़ी मेहरबानी होगी। चलिए चाचा छोड़ देंगे। सर, आज तक आप लोग जिसे रविंदर समझ रहे थे वो सूरज है। इंस्पेक्टर साहब, जो मरा है वो रविंदर नहीं, मेरा बेटा सूरज है। 1 हफ्ते से वो गायब था। उसके गले में सूरज का चित्र बना था साहब। ये मेरा बेटा सूरज ही है साहब। क्या? हमारे यहाँ रिकॉर्ड में सूरज के जो फिंगरप्रिंट्स है वो आपके भेजे हुए फिंगरप्रिंट से एकदम मैच कर रहे हैं। ये शुक्रिया। शुक्ला सर, इसका मतलब वो सूरज की मां सही कह रही थी। हम जिसे रविंदर की लाश समझ रहे थे वो दरअसल सूरज की लाश थी। हाँ सर, ये केस कुछ बड़ा ही उलझा हुआ केस लग रहा है सर। उलझा ही नहीं शुक्ला, उलझाया हुआ, लेकिन आप सुलझेगा। ले भैया राम दुलारे, बड़ी मेहरबानी तेरी, भला हो तेरा। ठीक है ठीक है। हाँ हाँ ठीक है चाचा। हाँ हाँ जी, वो आपको धन्यवाद करने के लिए फोन किया था। जी जी हाँ जी, आपने रविंदर के केस में बहुत जल्दी हर्जाना दिलवा दिया। जी हाँ, उसके बेचारे बूढ़े बाप को पैसों की बहुत जरूरत थी। जी जी हाँ। क्या? ओके। दरवाजा खोल गए। चल यहाँ से, बेवकूफ समझा पुलिस वाले को, हैं? चल चल। जी सर, तो दोनों को हिरासत में ले लिया है सर। यकीन नहीं होता ना कि कैसे एक मरा हुआ शख्स दोबारा जिंदा हो सकता है। जिस रविंद्र के मौत की गुत्थी सुलझाने में पुलिस जुटी थी, वो तो असल में मरा ही नहीं, वो जिंदा था। लेकिन कैसे? कानपुर में हत्या की एक वारदात होना, जिसके तार मेरठ से जुड़े हुए और लखनऊ में रहने वाले सूरज नाम के एक शख्स को मौत के घाट उतार देना। इन तीनों शहरों के बीच उलझी इस मर्डर मिस्ट्री का आपस में क्या कनेक्शन था? क्यों सूरज को इस साजिश का शिकार बनाया गया और क्यों रविंद्र ने जिंदा होते हुए भी खुद को मरा हुआ साबित करने की शातिराना चाल चली? रविंद्र की गिरफ्तारी के बाद चौंकाने वाले ये सारे सवाल अदालत में इंसाफ की कसौटी पर कसे जाने लगे। लाश को उसके घर वालों को सौंपने से पहले क्या आपने लाश के फिंगरप्रिंट्स चेक किए थे? नहीं योर ऑनर, उस समय सिक्योरिटी एजेंसी के ऑफिसर और रविंदर के पिता सुखीराम दोनों ने ही उसकी पहचान की थी। उस समय हम ये समझ ही नहीं पाए कि ये लाश रविंदर की नहीं बल्कि सूरज की थी, और ये सारा प्लान रविंदर का ही था। रविंदर पिछले 6 महीने से चार्ज में लखनऊ की जेल में बंद था और वहीं उसकी दोस्ती सूरज के साथ हो गई थी। अबे टैटू बड़ा मस्त है तुम्हारा। हाँ, सूरज नाम है हमारा, तो सोचा सूरज नाम का टैटू भी बनवा लूं। सुना बड़ा दर्द होता है टैटू बनवाने में। हाँ भाई, दर्द तो होता ही है। उसी समय रविंदर के दिमाग में यह खतरनाक प्लान आया। उसने तय कर लिया कि उसकी हर प्रॉब्लम जल्द से जल्द सॉल्व हो जाएगी अगर वो सूरज को मार दे और उसे अपनी पहचान दे दे। इसलिए जेल से निकलते ही उसने सबसे पहले सूरज जैसा हूबहू टैटू बनवाया। बिल्कुल ऐसी ही बननी चाहिए।
जरा भी इधर उधर नहीं, ठीक है? ठीक है। रविंदर भैया, हमारी नौकरी का क्या हुआ? अरे सूरज, तुम्हारे लिए बड़ी अच्छी नौकरी ढूंढी है हमने। एक काम करो, फौरन कानपुर का टिकट कटाओ और यहाँ पहुँच जाओ। रविंदर भैया, हमारा यहाँ बहुत ही बुरा हाल है, यहाँ तक कि टिकट कटाने के भी पैसे नहीं हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी माँ भी यहाँ अकेली है। अगर हो सकता है तो हमारे लिए यहीं लखनऊ में ही नौकरी ढूंढ दीजिए, आपकी बहुत ही मेहरबानी होगी। अरे यार, इतनी मुश्किल से तो इतनी अच्छी नौकरी ढूंढी है तुम्हारे लिए। तुम एक काम करो, किसी से पैसे उधार ले लो और कानपुर आ जाओ। और सुनो, किसी को बताना मत कि कहाँ जा रहे हो और क्यों जा रहे हो, ठीक है? तो भैया, इसमें छुपाने वाली कौन सी बात है? अरे यार, समझते नहीं, जब तक काम हो ना जाए तब तक किसी को बताना अच्छी बात नहीं। जब नौकरी लग जाए तो सीधा माँ के पास मिठाई लेकर जाना। ठीक है भैया, हम कोशिश करते हैं। हाँ हाँ, पहुँच जाना किसी भी तरह। देख, 4-4 लोग लगे हैं इस नौकरी के पीछे, ठीक है? ठीक है भैया, हम आते हैं, टाइम पे पहुँच जाएंगे। ठीक है। लो रविंद्र भाई, आपने बुलाया और हम आ गए। अब बस किसी तरह से हमें नौकरी दिलवा दो बस। अरे नौकरी क्या, अब तो तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है मेरे दोस्त। अच्छा, चल। रविंदर को यह भी पता था कि सपनप्रीत के तीनों भाई कानपुर आए हुए हैं और उसने जानबूझकर उनका पीछा किया और कॉटेज के पास वाले रास्ते पर उनके साथ झगड़ा किया ताकि पान वाला इस बात का गवाह बन सके। अबे चूहो, एक बाप की औलाद है तुम्हारी, रुक। मुझे मारने की धमकी दे रहे थे। हाथ तो लगा के दिखाओ, हाथ तोड़ के रख। तेरी तो बात करते हैं। डंडा। भैया मुझे बचा लो, और नहीं तो मुझे मार डालेंगे। भैया, मैं इस लफड़े में नहीं पढ़ना चाहता भैया। अरे भाई ना तू भैया, मैं लफड़े में नहीं पढ़ना चाहता। अरे भाग भैया, पकड़। अरे भाग गया, पकड़। पकड़ दे इधर उधर। देख उधर देख। लगता है भाग गया। कबूतर की औलाद, आज मिलता है तो छठी का दूध याद दिला देते उसको। चल, छोड़ा ही नहीं, जाने दे, छोड़ना नहीं उसको। सूरज, तू 15 मिनट में यहाँ आ जा। हाँ, यहीं कॉटेज में जहाँ मेरी ड्यूटी होती है, उसी के पास। और सुन, जरा भी लेट मत होना। अगर लेट हुआ तो तेरी नौकरी गई, समझा? जल्दी आ। कैसी अजीब मुर्दानी सी जगह पे रविंदर भैया ने बुला लिया है। यहाँ पे तो दूर दूर तक कोई भी नहीं दिख रहा है। रविंदर भैया ने ऐसी भूतिया जगह बुला लिया है, नौकरी दिलाने के लिए बुलाए हैं या जान लेने के लिए? क्या भैया, आपने कैसी भूतिया जगह पे हमें बुला लिया है? नौकरी दिलाने के लिए बुलाए हैं या जान लेने के लिए? ऐसा ही समझ लो। मजाक मत करो भैया। अरे मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। डराओ मत। अरे डर मत, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी है। अरे सोच मत, चल। ये लो, अपने सिक्योरिटी गार्ड वाले कपड़े पहन लो। तुम्हारी नौकरी आज से पक्की हो गई। क्या बात है, कोई इंटरव्यू नहीं? हाँ, अरे किस्मत वाला है तू। अरे ये क्या भाई, आपने भी हमारे जैसा टैटू बनवा लिया? हाँ, वो रवि का मतलब भी तो सूरज होता है ना। पहले तो लोग हमें लंगोटिया यार कहते थे, लेकिन अब टैटुआ यार कहेंगे। चल, अपनी ड्यूटी पे चल। आजा। जा, ड्रेस चेंज कर ले।
चल अब ड्यूटी पे चल, कॉटेज में रहना, अच्छी तरह से रखवाली करना पूरी रात, ठीक है? और सुन, सोना मत, ठीक है? ठीक है भाई, नहीं सोएंगे, आप निश्चिंत रहो, ठीक है? बिल्कुल, जा। जब रविंदर के पिता सुखीराम ने उसकी लाश की पहचान की और बताया कि सपनप्रीत के भाइयों से उसकी दुश्मनी थी, तो हमारा शक उसके भाइयों पर गया। हमें लगा कि सपनप्रीत के भाइयों ने उसका कत्ल किया। और जब सुखीराम के हर जाने की रकम मिल गई और हमने धन्यवाद के लिए उस ऑफिस में फोन किया, तो सर वहां एक नई बात सामने आई। हाँ जी, वो आपको धन्यवाद करने के लिए फोन किया था। जी जी, हाँ जी, आपने रविंदर के केस में बहुत जल्दी हर्जाना दिलवा दिया। जी हाँ, उसके बेचारे बूढ़े बाप को पैसों की बहुत जरूरत थी। जी जी। वो क्लेम जल्दी इसलिए पास हो गया कि एक आदमी आया था हमारे ऑफिस में और रिक्वेस्ट कर रहा था कि क्लेम जल्दी पास करा दो। क्या सर? तभी हमें समझ में आ गया कि मामला कुछ टेढ़ा है। एक तरह तो सुखीराम हर्जाने की रकम नहीं ले रहा था। नहीं, जब बेटा ही खो दिया मैंने तो ये धन दौलत लेके क्या करूंगा? और दूसरी तरफ कोई कंपनसेशन ऑफिस जाकर क्लेम को जल्द से जल्द लेना चाहता था। इसलिए मैंने सूरज की माँ को अपने पास बुला लिया। उसके गले में सूरज का चित्र बना था साहब। इंस्पेक्टर साहब, ये मेरा बेटा सूरज ही है साहब। और हाँ योर ऑनर, तभी हमें शक हो गया और हमने दोनों के फिंगरप्रिंट्स जांच के लिए लखनऊ फैक्स कर दिए। और तभी हमें पता चला कि मरने वाला सूरज ही था, रविंदर नहीं। और हाँ, 2 पुलिस वाले सादी वर्दी में हमने सुखीराम के पीछे लगा दिया। और जैसे ही सुखीराम कानपुर से लखनऊ पहुंचा, हमने रविंदर को भी दबोच लिया, वो भी जिंदा। सारे सबूतों और गवाहों को सुनने के बाद यह साबित होता है कि थोड़े से पैसों के लिए रविंदर और सुखीराम ने मिलकर सूरज की हत्या की। अदालत सुखीराम को रविंद्र का साथ देने के आरोप में 12 साल की सजा सुनाती है और साथ ही रविंद्र को उम्र कैद की सजा सुनाती है। The court is adjourned. रविंद्र ने एक तीर से 2 शिकार करने की कोशिश की, लेकिन उस तीर से वो खुद भी शिकार हो गया। खुद पर चल रहे इसको बंद करवाने के लिए उसने एक दूसरे अपराध की साजिश रच ली, लेकिन अपराध के इस चक्रव्यूह में वो इस कदर फंसता चला गया कि अब उसकी सारी जिंदगी जेल में गुजरेगी। रविंद्र के पिता को इस साजिश में उसका साथ देने के लिए धारा 120B के तहत 12 साल की सजा सुनाई गई। इस केस में कानपुर पुलिस की गहरी तफ्तीश बेहद सराहनीय थी। यूपी के 3 अलग अलग शहरों की पुलिस का आपसी कोऑर्डिनेशन इस केस को क्रैक करने में बेहद कारगर साबित हुआ। अपराध के लिहाज से ये केस बिल्कुल सीधा नजर आ रहा था, लेकिन जैसे जैसे पुलिस ने अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ाया, इस केस की परतें एक एक कर खुलने लगी। पुलिस की पैनी नजर और गहरी तफ्तीश की बदौलत गुनहगार आखिरकार उसके असल ठिकाने तक पहुंच ही गया। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे इजाजत दीजिए, कल फिर मिलेंगे जुर्म से जंग की ऐसी ही बेमिसाल कहानी के साथ। तब तक के लिए सावधान इंडिया, यूपी फाइट्स बैक। जुर्म से जंग जारी है, अब यूपी की बारी है। तो सावधान इंडिया।